हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ज्ञान समृद्धि यूट्यूब चैनल और मैं हूं जय। आज हम हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तो चलिए लेते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न एक है, काली घटा का घमंड घटा, इन पंक्तियों में अलंकार की पहचान करनी है। और डियर फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी, यमक अलंकार। फ्रेंड्स, जो यमक अलंकार है इसकी खास पहचान होती है कि पंक्तियों में एक शब्द जोड़े के रूप में आता है, यानी एक शब्द रिपीट होता है, लेकिन दो बार शब्द रिपीट होने के बाद दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम बात करें अगर इस एग्जाम्पल की, काली घटा का घमंड घटा, तो इसमें आप देख सकते हैं घटा, काली घटा के बाद एक घटा शब्द आया है और घमंड घटा के बाद भी एक घटा शब्द आया है। यहां देखने वाली बात यह है कि काली घटा में जो ये घटा शब्द है इसका मतलब है काले बादल। घटा का मतलब बादल, और घमंड घटा का मतलब है, उसमें जो घटा शब्द है उसका मतलब है कम होना। यानी काले काले बादल अगर अचानक से हवा के झोंके से खत्म हो जाएं, भाग जाएं, तो हम ये कह सकते हैं कि काले बादलों का घमंड घट गया। तो पहले वाले घटा शब्द का अर्थ बादल है और दूसरे वाले घटा शब्द का अर्थ है कम होना, घटना, जिसको हम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यमक अलंकार से संबंधित एक आध एग्जाम्पल आप और देख सकते हैं। जैसे कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, इन पंक्तियों में भी आप देख रहे हैं कि पीर शब्द दो बार आया है। पहले वाले पीर का मतलब है संत, महात्मा। कबीरा सोई पीर है, कबीरदास कह रहे हैं वही संत महात्मा है जो जाने पर पीर। पर पीर का मतलब है दूसरों का दर्द। तो कहने का मतलब है कि कबीरदास कह रहे हैं कि वही आदमी सही अर्थों में संत और महात्मा है जो दूसरों की पीड़ा महसूस करे। तो यहाँ पे पीर शब्द दो बार आया। पहले वाले पीर का अर्थ है संत, साधु, और दूसरे वाले पीर का मतलब है पीड़ा को महसूस करना। तो यहाँ पे भी यमक अलंकार उसी तरह से है। एक एग्जाम्पल और लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर खाती है। अब यहाँ फ्रेंड्स आप देख रहे हैं तीन शब्द भी दो बार आया है, लेकिन इंपॉर्टेंट है बेर। जो बेर शब्द है वो तीन बेर खाती है में बेर आया है, और तीन बेर खाती है, खाती थी में बेर आया है, और खाती है में बेर आया है। तो दो बार बेर आया। डियर फ्रेंड्स, जो ये बेर शब्द है इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो बेर का मतलब है बेर जो फल होते हैं, और एक बेर का मतलब होता है टाइम, समय। जैसे हम बोलते हैं कितनी बार खाया, उस तरह से। तो पहले वाले हिस्से का मतलब है तीन बेर खाती थी, वो तीन बेर खाती थी, वो तीन बेर खाती है। तो मतलब पहले अर्थ में बेर का मतलब बेर फल, पहले वो तीन बेर के फल खाती थी, अब वो तीन तीन बार खाती है, तीन तीन टाइम खाती है। तो पहले वाले बेर का मतलब बेर फल, और दूसरे वाले बेर का मतलब है समय, तीन तीन बार खाना। तो फ्रेंड्स, बेर शब्द के दो अर्थ हो रहे हैं। एक पहले वाले बेर का अर्थ हो रहा है कि बेर फल खाना, और दूसरे वाले बेर का अर्थ हो रहा है कि बेर बार खाना, कितनी बार खाना, तीन बार खाना। तो फ्रेंड्स, ये यमक अलंकार रहा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। चलिए फिलहाल हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? आप जानते हैं फ्रेंड्स, रस स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव में परिणत होते हैं तो रसों की उत्पत्ति होती है। तो वीर रस का स्थायी भाव आपको बताना है कि वीर रस किससे पैदा हुआ है, किस स्थायी भाव से पैदा हुआ है। सॉरी, विभत्स रस किस स्थायी भाव से पैदा हुआ है? तो जो विभत्स रस है उसका स्थायी भाव है फ्रेंड्स जुगुप्सा। विभत्स रस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि घृणा, घृणा जिसे आप कह सकते हैं, या कोई वैसा वातावरण आप देखते हैं जहाँ सड़ी गली चीज़ें हों, सड़ी लाशें हों, डेड बॉडीज हों, तो वहाँ आपको एक घृणा का स्वभाव पैदा होता है, उसे आप विभत्स कहते हैं।
और उसका स्थायी भाव जिससे वो रस बनता है वो है जुगुप्सा। आप जानते हैं स्थायी भाव 9 होते हैं, वही विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में परिणत होते हैं, फिर वो विभत्स रस में परिणत होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक और रस से संबंधी कोई वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये आश्चर्य नाम का स्थायी भाव है इसे अद्भुत रस बनता है। ठीक है, क्रोध स्थायी भाव है उसे रौद्र रस बनता है। रति स्थायी भाव है उसे श्रृंगार रस बनता है। इस पर हम आगे एक वीडियो बना के उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिलहाल लेते हैं अगला क्वेश्चन। बीमार पड़ना या बीमार पड़ जाना, इस अर्थ में आप कौन सा मुहावरा इस्तेमाल करेंगे? यानी अगर ये अर्थ चाहिए आपको तो कौन सा मुहावरा आप यूज करेंगे? ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अच्छे ऑप्शन दिए हैं और क्वेश्चन आसान है, तो इसका आंसर है ए, खटिया सेना। मतलब खटिया सेना मुहावरा अगर आप किसी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसका अर्थ होगा बीमार पड़ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक है अंडे सेना, इसका मतलब होता है बेकार में बैठे रहना। अंडे सेना का मतलब है बेकार में बैठे रहना, फालतू में बैठे रहना, कुछ इस तरह का। और कपास उठना का मतलब है किसी और काम के लिए गए थे और किसी और काम में लगे रहना। गए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, ऐसे बोलते हैं। तो हरि का भजन करने गए थे लेकिन आप कपास ओट रहे, कपास बीन रहे, तो ये इसका मतलब होता है किसी और काम में लग जाना। और फ्रेंड्स एक है खेत रहना। खेत रहना का मतलब होता है किसी युद्ध में हार जाना, पराजित हो जाना। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये सब चीज़ें याद करके रखिए। और फ्रेंड्स आप अपने पास नोट्स बनाइए इस वीडियो से संबंधी, और जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा स्पीड में बोल रहा हूँ, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एक समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? संज्ञा आप जानते हैं फ्रेंड्स, नाम के लिए इस्तेमाल होती है। किसी वस्तु प्राणी का नाम हम उसे संज्ञा बोलते हैं। इसमें समूहवाचक संज्ञा की बात की गई। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। तो चलिए इसमें पूछा है समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो आंसर है डी, लड़कियां। डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि समूहवाचक संज्ञा क्या है और किसी शब्द का बहुवचन क्या है। तो बहुवचन अलग चीज है और समूहवाचक संज्ञा अलग चीज है। जो ये लड़कियां शब्द है, ये लड़का जो जातिवाचक होता है ये उसी का बहुवचन है। तो ये लड़कियां लड़की का बहुवचन शब्द है, यानी ये जातिवाचक है, समूहवाचक नहीं है। और जो ये पुंज शब्द है, ये तारों के समूह को पुंज बोलते हैं। तो जब भी आप पुंज शब्द बोलते हैं वो तारों के समूह को दिखाता है, तो ये समूहवाचक हो गया। कुंज शब्द जो है लताओं के समूह के लिए इस्तेमाल होता है। जहां बहुत सारी लताएं हैं, बेल है, उनको हम कुंज कहते हैं, निकुंज, कुंज कहते हैं। तो कुंज शब्द भी अपने आप में समूहवाचक है। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो एक कलेक्शन ऑफ मैनी थिंग्स को दिखाएगा। ठीक है, और टुकड़ी, तो ये तो बहुत आसान है, आप जानते ही होंगे। टुकड़ी सैनिकों का समूह होती है। जैसे सेना की टुकड़ी, तो उसमें कुछ काउंटेड सैनिक होते हैं और उनके समूह को हम लोग टुकड़ी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन निश्चयवाचक सर्वनाम है? ये प्रश्न है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम का पता करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो एक है कोई, और यही इस प्रश्न का आंसर भी है। देखो फ्रेंड्स, जो कोई शब्द है ना उसे आप तभी इस्तेमाल करते हैं जब आपको किसी चीज का निश्चित पता नहीं होता। जैसे कोई आया था, कोई मिला था, कोई मिल गया, कोई बता रहा था। इसमें अपने आप में ये भाव है कि आपको नहीं पता कि कौन आपको बता रहा था या कौन आपको मिला था। बस यही अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जो कब है, कैसे है, कितना है, ये सारे के सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब मैं प्रश्न पढ़ता हूँ फ्रेंड्स, तो आप उस समय कमेंट बॉक्स में अपने अनुमानित आंसर को जरूर लिखिए। उससे आपको ये पता चलेगा कि आपको ये प्रश्न कितना समझ में आया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए लेते हैं अगला प्रश्न। जो ये बस शब्द है, बस शब्द किस श्रेणी में आएगा? इनके कहने का मतलब है कि ये संज्ञा है या विशेषण है या क्रिया है या क्रिया विशेषण है, ये मतलब है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बस शब्द जो है ये क्रिया विशेषण है, डी। आप जानते हैं जो संज्ञा होते हैं किसी वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम होते हैं, जैसे घर, गंगा, उत्तरकाशी, देहरादून, भारत, ये नाम है। और जो विशेषण है वो इनकी विशेषता बताते हैं। जैसे भारत बड़ा देश है, गंगा लंबी नदी है, इस तरह से। ठीक है, और जो क्रिया होते हैं वो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं। जैसे
रहना, खाना, बैठना, पढ़ना, पढ़ाना वगैरह वगैरह। ठीक है। और जो ये क्रिया विशेषण शब्द हैं, ये क्रिया की विशेषता बताते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप विशेषण और क्रिया विशेषण के बीच का अंतर समझ पाएं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं क्रिया विशेषण और विशेषण को लेकर कोई वीडियो बनाऊं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे बना करके अलग से दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे मैं कहता हूं कि बस इतना दे दो, तो ये बस शब्द क्रिया विशेषण में इस्तेमाल होगा। बस हो गया, जैसे कई बार हम बोलते हैं, तो ये बस क्रिया विशेषण में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, मोहन पैर से लंगड़ा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे पैर लिखा है, साथ में से लिखा है। अब ये है कि अगर इसमें से लिखा है तो ये अपादान कारक और कर्ण कारक की पहचान होनी चाहिए। अब यहाँ पे पैर से लंगड़ा है ये पूछा है, तो डियर फ्रेंड्स, क्योंकि किसी अंग में विकार होने की स्थिति में, किसी अंग में दोष होने की स्थिति से पैर से लंगड़ा है, आंख से काना है, कान से बहरा है, ये सब में हमेशा कर्ण कारक हुआ करता है। ठीक है। जो साधन होते हैं, जैसे मैं चम्मच से खाना खाता हूँ, तो यहाँ पे खाना खाने का साधन है चम्मच, तो जो ये चम्मच शब्द है ये साधन है और ये कर्ण है, साधन के युग में कर्ण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, साथ जाने के संदर्भ में, किसी के साथ रहने के संदर्भ में भी हमेशा कर्ण कारक होता है। जैसे राम या सीता राम के साथ वन गई, तो राम के साथ सीता गई तो राम में कर्ण कारक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और उसी तरह से अगर कोई शारीरिक शारीरिक दोष है तो उसमें भी कर्ण कारक ही होता है। जैसे महेंद्र कान से बहरा है तो कान में कर्ण कारक होगा। सुनील पैर से लंगड़ा है तो वहां पैर कर्ण कारक होगा। उसी तरह से मोहन पैर से लंगड़ा है तो ये पैर जो है कर्ण कारक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8, मशीनीकरण शब्द किस श्रेणी में आएगा? इसके कहने का मतलब है कि ये उत्पत्ति के आधार पर कैसा प्रश्न है, कैसा शब्द है, विदेशी है, विदेशी भाषा का शब्द है किसी का, या तत्सम है, या तद्भव है, या संकर है। तो डियर फ्रेंड्स, इस शब्द को आप देखेंगे तो अपने आप ही पता लग रहा है कि ये एक संकर शब्द है। शंकर नहीं है फ्रेंड्स, संकर है। संकर का मतलब होता है मिश्रित, जिसको हम हाइब्रिड इंग्लिश में कहते हैं, ये वही चीज है। तो क्योंकि जो ये मशीनीकरण शब्द है ये बना है मशीन और करण, करण इसमें प्रत्यय है, मशीन इसमें शब्द है। आप जानते हैं मशीन अंग्रेजी का शब्द है और करण संस्कृत का एक प्रत्यय है। तो अब ये संस्कृत, अंग्रेजी और संस्कृत दो भाषाओं से मिलके एक नया शब्द बन गया। तो ऐसे शब्दों को हम हाइब्रिड या मिश्रित शब्द बोलते हैं। तो मिश्रित को ही हम संकर शब्द बोलते हैं। जैसे रेल विभाग, तो रेल अंग्रेजी का, विभाग हिंदी का। फिल्मोत्सव, फिल्म अंग्रेजी का, उत्सव हिंदी का, तो ये भी। रेलगाड़ी, रेल हिंदी का, सॉरी रेल इंग्लिश का, गाड़ी हिंदी का। इन शब्दों को हम लोग संकर शब्द बोलते हैं फ्रेंड्स। आप मिश्रित शब्द भी कह सकते हैं इनको। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको ये समझ आ गया। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। इनमें से कौन अजगर का पर्यायवाची है? अजगर आप जानते हैं, उसका पर्यायवाची बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है डी, श्रायु। जो ये श्रायु शब्द है अजगर का पर्यायवाची है। और डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन ए कंतार और जो विपिन्न शब्द है ये जंगल के पर्यायवाची हैं। और जो ये दर्प शब्द है फ्रेंड्स, ये सर्प नहीं लिखा है, ये दर्प लिखा है। तो जो ये दर्प शब्द है ये घमंड, जो अभिमान जिसको बोलते हैं, ये उसका पर्यायवाची है। ठीक है फ्रेंड्स, चल लेते हैं अगला क्वेश्चन। उदार शब्द का विलोम क्या है? उदार शब्द का विलोम बताना है। और डियर फ्रेंड्स, सही इसका उत्तर है ये प्रतिक्रियाशील। जो ये प्रतिलोम है ये विलोम का पर्यायवाची हो सकता है। ये परिमित है, ये अपरिमित का विलोम है। और अनर्हता, ये अर्हता का विलोम है। अर्हता माने काबिलियत होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप अपने पास नोट्स भी बनाइए, कॉपी पर लिखते भी चलिए। लॉकडाउन चल रहा है, आप इस दौरान अगर अपनी कुछ पढ़ाई इंप्रूव कर लेंगे तो आपको भविष्य में इसका फायदा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।